सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका यूपीपीसीएस पीवाईक्यू श्रृंखला के अंदर और प्रैक्टिस श्रृंखला के अंदर ज्योग्राफी को हम लोग पढ़ रहे हैं। और पिछली क्लास में मैंने बहुत बेसिक चर्चा की थी, थोड़ी बहुत सोलर सिस्टम की, यूनिवर्स की। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एज यू ऑल नो कि हर क्लास के अंदर आपको हम 10, 15, 20 सवालों के माध्यम से पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी की दूसरी श्रृंखला में मैं रामेंद्र मिश्रा भारत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है, जो हमारा आज का पहला प्रश्न है, या कह सकते हैं 11वां प्रश्न है हमारी श्रृंखला का पिछली वाली क्लास से, वो क्या है? अब मैंने पहले भी कहा है, बहुत बेसिक सवाल ही आपको सफलता दिलाते हैं। यही आपको बार बार आता रहा है अलग अलग सवालों में। ट्विन सिस्टर्स ऑफ अर्थ, जुड़वा बहन किसको कहते हैं? यानी कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के जैसा ही है, बिल्कुल एकदम सेम है। आपको तो पता होगा, है ना? कौन? वीनस। सबसे पास का ग्रह भी कौन सा है? वीनस। एटमॉस्फेयर है और जो सरफेस है लगभग एक जैसा है। वहां पर भी वायुमंडल है, बुध पर तो वायुमंडल ही नहीं है, यानी उसके चारों तरफ कोई हवाओं का कवर नहीं है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स मुख्यतः किन दो ग्रहों की कक्षा के बीच पाए जाते हैं? पिछली क्लास में मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो हमारा सौरमंडल है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसके अंदर ग्रह, प्लैनेट्स, उपग्रह, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह, कॉमेट्स, उल्का, ये सब चीजें हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हम सबको ध्यान में ही है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाए जाते हैं भाई? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको। जो ये हमारा सन है, जब इस सन से हम बाहर की तरफ चलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसके बाद यहाँ पर हजारों लाखों क्षुद्र ग्रहों की प्रॉपर एक बेल्ट पाई जाती है। फिर यहाँ पर 4 ग्रह हमारे आउटर प्लैनेट्स जो हैं, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, बृहस्पति बड़ा है ना, अरुण और वरुण, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये क्या हो गया भाई? मार्स, मंगल। ये क्या हो गया भाई? जुपिटर, बृहस्पति। इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह की पेटी। ध्यान रखिए, उत्तर हमारा क्या हो गया? बी, मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों के कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? यानी उनके पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। उपग्रह क्या होता है? ऐसी कोई भी सेलेस्टियल या हेवनली बॉडी, खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। प्राकृतिक यानी जो नेचुरली अपने आप बना हुआ हो, तो किसका नहीं है? बुध और शुक्र का नहीं है। सूर्य से जब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं, पृथ्वी पहला ग्रह है सूर्य से आगे बढ़ने के क्रम में, जिसका अपना उपग्रह है प्राकृतिक। कौन? चंद्रमा, मून, द चंदा मामा। ठीक है, चंद्रमा क्या कर रहा है? चंद्रमा हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ये मून है, ये अर्थ है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है? वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो उसके साथ साथ चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा, तो ये भी सूर्य की परिक्रमा भी कर लेता है। ठीक है, आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, इंग्लिश के अंदर बहुत बार शब्द होता है मून लाइट, है ना? मून लाइट किस चीज में यूज किया जाता है? कई बार धोखाधड़ी के रूप में, क्योंकि जो हमको चंद्रमा के ऊपर जो रोशनी दिखती है, वो रोशनी होती नहीं है एक्चुअल में, वो तो सूर्य की रोशनी है जो चंद्रमा पर पड़ रही है, और हमको रात में चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा के पास तो अपनी किसी प्रकार की रोशनी है ही नहीं। ठीक है, क्यों? उस पर रोशनी किसकी पड़ी? सूर्य की। तो चंद्रमा किसका उपग्रह है? प्राकृतिक, पृथ्वी का। इससे पहले बुध और शुक्र, उनके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके अलावा हमारे पृथ्वी के चारों तरफ और भी दर्जनों, बल्कि अब तो कह सकते हैं हजारों उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, बट दे आर मैन मेड और आर्टिफिशियल, कृत्रिम उपग्रह हैं, है ना? जैसे हमने चंद्रयान भेज दिया था, वो चंद्रमा का चक्कर लगा रहे थे।
हमने अलग अलग सैटेलाइट्स भेजे थे, आर्यभट्ट भेजे थे, इनसैट भेजे हुए हैं मौसम के अध्ययन के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है जिसके थ्रू हम फ़ोन चला पाते हैं, नेट चला पाते हैं, टीवी रेडियो चलाते हैं, तो वो सब हो गया। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? ए, बुध और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? अब मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है, तो कौन है? सूर्य सबसे पास बुध है, पहला ग्रह ही बुध है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, है ना, वीनस हो गया। अब यहाँ वो लिखा भी उसी क्रम में है, सॉरी लिखा क्रम तो है गलत लिखा हुआ है, मरकरी है, मरकरी के बाद फिर है वीनस, वीनस के बाद है अर्थ, अर्थ के बाद है मार्स। इसकी इमेज में लास्ट में दिखा भी दूंगा आप। हाँ, कई बार दूरी भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना भैया, सबसे पास है पर तब भी कितनी दूरी है? तो लगभग 6.25 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, 5.79 करोड़ किलोमीटर। जैसे हमारी पृथ्वी कितनी दूर है सूर्य से? तो आपने पढ़ा होगा कि ये दूरी 14 करोड़ किलोमीटर है। इसीलिए जब सूर्य से प्रकाश चलता है तो उसको पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। यानी अगर आपके हाथ पर सूर्य की रोशनी पड़ी, वो ताजी नहीं है, वो 8 मिनट 20 सेकंड पुरानी हो चुकी होती है, क्योंकि 15 करोड़ 14 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी भी औसत बता रहा हूं मैं। ये 3 जुलाई और 4 जनवरी को दूरी घटती बढ़ती हुई है। ठीक है, उसकी चर्चा आगे। अगला प्रश्न, बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी जो है मुख्यतः किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? प्राइमरली एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ। सो आई टोल्ड इन द प्रीवियस क्लास टू ऑल ऑफ यू दैट व्हेन आवर यूनिवर्स वाज ओरिजिनेटेड द इवेंट वाज बिग बैंग। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति जब हुई थी तो किस घटना से हुई थी? बिग बैंग से हुई थी। तो बिग बैंग किसकी बात कर रहा है? यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात कर रहा है। ध्यान आ गया? बिग बैंग से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति की शुरुआत हुई थी। आप सब विद्यार्थी एक काम करेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे आज, वहां पर आप लिखिएगा भारत एक खोज टाइटल सॉन्ग। क्या लिखेंगे? भारत एक खोज टाइटल सॉन्ग। जब आप उसको लिखेंगे तो भारत एक खोज बेसिकली एक सीरियल है जो बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब हुआ करती थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना, उसी बुक पर एक सीरियल बनाया था बहुत पहले श्याम बेनेगल ने, ब्लैक एंड व्हाइट सीरियल मिलेगा। ठीक है, उसका जो टाइटल सॉन्ग है उसके अंदर भी ये बात बताई गई है कि जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था, अंधेरा भी नहीं था, प्रकाश भी नहीं था, सच भी नहीं था, असत भी नहीं था, यानी ऊर्जा भी नहीं थी। ये जो आप स्केल, ये पेन देख रहे हैं, मैं दिख रहा हूं, बोर्ड दिख रहा है, ये सब क्या है? मैटर है, पदार्थ है, जिसको हम देख सकते हैं। जो नहीं दिखता वो ऊर्जा है। जैसे यहां पर इस कमरे के अंदर रोशनी है पर आप रोशनी पकड़ नहीं सकते, पंखा हवा देता है पर पंखे के अंदर ऊर्जा को आप पकड़ नहीं सकते, वो ऊर्जा है। इन दोनों को मिलकर के हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है। ठीक है, तो पहले ये सब एक ही पॉइंट पर, बिंदु पर कंसंट्रेट थे, उस एक बिंदु से इतना बड़ा ब्रह्मांड बन गया। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि सर क्या बात कर रहे हैं आप, एक छोटे काले डॉट से इतना बड़ा घर, बिल्डिंग, करोड़ों लोग कैसे बन गए? बिल्कुल वैसे ही बन गए जैसे एक छोटे बीज से पूरा पेड़ खड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा ना, कोई भी फल लेंगे या आप कोई भी चीज लेंगे, एक बीज आप उसका लगाएंगे, उस एक बीज से पूरा पेड़ बन जाता है, उसके अंदर फिर वैसे हजारों फल बन जाते हैं। तो क्या उस एक बीज के अंदर सारे पेड़ थे? हाँ, वो उस एक बीज के अंदर पेड़ है। दिखता है? नहीं दिखता है। प्रोसेस को फॉलो करना होता है। ठीक वैसे ही हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, वो इवेंट क्या कहलाया? बिग बैंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष, पोलर एक्सिस का झुकाव कक्षीय तल के लंब से लगभग कितना है? द अर्थ रोटेशन एक्सिस। अब प्रश्न को समझ लीजिए, कुछ प्रश्न मुश्किल लगते हैं पर बड़े होते सरल हैं। अर्थ रोटेशन एक्सिस इज टिल्टेड अप्रोक्सीमेटली बाय व्हाट एंगल फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अब देखो भाई, एक तो क्या है, आपने सुना होगा जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। यानी कि मान लो ये गोला है, इसको ऐसे समझते हैं, है ना। अगर पृथ्वी का अक्ष, यानी जिस अक्ष मतलब क्या होता है? कोई भी बेस, आधार जिस पर वो घूम रहा है, धुरी,
अगर वो सीधा होता तो ऐसा होता, लेकिन एक्चुअल में वो सीधा है नहीं। तो वो क्या है, पृथ्वी हमारा झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है, ये जो एंगल बन रहा है ये 23.5 डिग्री का एंगल बन रहा है, 23.5। अब आपको हैरानी होगी, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप अपने रूम में बैठ करके पढ़ रहे होंगे, लेकिन हम तो सीधे खड़े हुए हैं, पर जिस गोले पर है वो गोला ऐसे झुका हुआ है, ठीक है, 23.5 डिग्री के एंगल पर। ये तो सामान्य बात हो गई कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है। लेकिन वो सवाल क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि जिस रूट पर पृथ्वी चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है किसका, सूर्य का, द रिवोल्यूशन पाथ ऑफ द अर्थ, उसको हम कहते हैं ऑर्बिट, कक्षा, यानी ये सन है और पृथ्वी क्या कर रही है, इसकी परिक्रमा कर रही है, ये हमारी अर्थ है, ये परिक्रमा कर रही है। तो वो कह रही है कि ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट का जो एंगल है, यानी अगर ये सीधा हो तो इस पर हमारी पृथ्वी का झुकाव कितना है। तो भैया सीधी सी बात है कि इस पर अगर ये मान लीजिए इसका सीधा एंगल है, तो इस पर जो हमारी पृथ्वी का झुकाव है, मान लो हमारी पृथ्वी ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना है, तो ये एंगल कितना बनेगा, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, ठीक है। तो पृथ्वी जो उसका कक्षीय तल है, कक्षीय तल मतलब ऑर्बिटल प्लेन, मान लो ये जो ऑर्बिट है अगर सीधी लाइन है और पृथ्वी इस प्रकार, सॉरी ये सीधी लाइन है और पृथ्वी क्या कर रही है, अंडाकार ऐसे ऑर्बिट में घूम रही है। तो यहाँ पर अगर अर्थ मान लो हमारी है, तो ये अर्थ और इस ऑर्बिटल प्लेन के बीच में ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 66 डिग्री एंड हाफ, 66.5 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग प्रश्न हैं, ठीक है। पृथ्वी की धुरी कक्षीय तल के लंब से लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी तारे का रंग मुख्यतः किसका संकेतक होता है, यानी कोई भी तारा है वो किस कलर का दिख रहा है, इससे हमें क्या पता लगता है, उसके आकार का, टेम्परेचर का, दूरी का, एज का, ठीक है। तो जब हम लाइफ साइकिल ऑफ स्टार पढ़ेंगे तो आपको सहज रूप से पता लगेगा कि वो उसके टेम्परेचर को बता रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पर जितना टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से ही उस तारे का कलर बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने अगर कभी लोहार की भट्टी देखी होगी, फर्नेस देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, एक ही लोहा का टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसका कलर बढ़ता है। नॉर्मल लोहा आपको ब्लैक कलर का दिखाई देगा, टेम्परेचर बढ़ता है लाल होना शुरू हो जाता है। वो जितना टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा वो उतना लाल और नारंगी होना शुरू हो जाता है। फिर तापमान कम होना शुरू होगा, फिर से वो सफेद हो जाएगा। बिल्कुल तापमान चला गया, उसके ऊपर एक सफेद परत पड़ जाती है। ठीक यही सिचुएशन तारों के साथ भी होती है कि उनका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो वो लाल होने शुरू हो जाते हैं, लाल और ऑरेंज। जब कम होता है तो वो सफेद होने शुरू हो जाते हैं, काले और सफेद होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए तारा जब मर जाता है तो मरने के बाद तारा या तो बनेगा ब्लैक होल और या बनता है व्हाइट ड्वार्फ स्टार, सफेद बौना तारा, ठीक है। तापमान बहुत ज्यादा होता है तो ब्लैक होल बन जाता है, मास ज्यादा होता है और मास कम होता है तो व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाता है, ठीक है। ऐसा। अगला प्रश्न, ब्लैक होल के संबंध में प्रारंभिक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो नाम पढ़ रहे हैं ये सब फिजिसिस्ट के नाम हैं, ठीक है ना, यानी कि भौतिक विज्ञानियों के नाम है। तो इनमें से किसने बताया था, चंद्रशेखर का मैंने आपको बताया था अभी कि चंद्रशेखर लिमिट बताई गई है, जो भारतीय वैज्ञानिक थे, एस चंद्रशेखर साहब, इनको हम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भी कहते हैं। तो इन्होंने ही बताया था पहली बार कि कोई भी तारा होता है अगर उसका द्रव्यमान इस लिमिट से ज्यादा होगा, सूर्य के द्रव्यमान के बराबर से ज्यादा होगा, तो वो क्या बन जाएगा, एक टाइम समय के बाद ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किन्होंने बताया ये बात, एस चंद्रशेखर साहब ने बताया, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है। ने तारों की संरचना और गुरुत्वीय पतन, यानी कि जब वो अपना अट्रैक्शन कम करता चला जाता है, कि अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चंद्रशेखर लिमिट या सीमा का संबंध श्वेत बौनों की स्थिरता से है, श्वेत बौने तारों की, व्हाइट ड्वार्फ ऑब्जेक्ट्स,
की स्थिरता से है और तारकीय विकास को, यानी कि तारे का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसको समझने में इसका महत्व है। अगला प्रश्न, 2018 में वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस ग्रह पर एक विशाल भूमिगत झील की खोज की थी? ठीक है, अब हम इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि हमको वाटर चाहिए। जिस प्रकार पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन लगातार घटते जा रहे हैं, तो पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ 100 वर्षों में या कुछ 1000 वर्षों के अंदर किसी और ग्रह पर भी कॉलोनीज बसानी पड़ेंगी, घर बनाने पड़ेंगे। तो किस ग्रह पर उन्होंने ऐसी एक झील या लेक की खोज की थी, ये प्रश्न है। सीधा इसका उत्तर हो गया मंगल। वहां पर भी जो सरफेस है, जमीन है, उसके नीचे बड़ी झील है, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो गया? मंगल। ध्यान रखिएगा। अब ध्यान क्या रखना है, हमने कई अलग अलग ग्रहों या उपग्रहों पर एक साथ जीवन खोज रहे हैं वैज्ञानिक। चंद्रमा पर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी कॉलोनी बसा लें। एलन मस्क भी कोशिश कर रहे हैं, नासा भी कोशिश कर रहा है, यूरोपा पर भी कोशिश कर रहे हैं। अब केवल जीवन खोज लेना आसान नहीं है, जीवन के संकेत वहां तक पहुंचाना भी तो आसान काम नहीं है भाई। एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाना है, उसके बीच की दूरी ही मान लीजिए अगर 20 करोड़ किलोमीटर है, कैसे लेकर के जाएंगे वहां पर? ठीक है, तो इसलिए इस लंबी प्रोसेस है। इसीलिए हमारे वैज्ञानिक क्या प्रयास कर रहे हैं, यानी पृथ्वी के वैज्ञानिक, कि अपने आसपास ही जीवन खोज ले। आसपास यानी कहां पर? चंद्रमा पर, मंगल पर। सॉरी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न है, शनि के वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाई जाती है? अब आप लोगों ने शनि के बारे में एक शानदार चीज सुनी होगी, शनि ग्रह के बारे में। क्या? कि शनि ग्रह के चारों तरफ हमको कुछ रिंग्स या छल्ले देखने को मिलते हैं। तो जब भी शनि ग्रह आपको दिखता होगा चित्र के अंदर, तो उसके चारों तरफ ऐसे वलय या रिंग्स बनी होती है। वो क्या है रिंग्स? तो उसके चारों तरफ वहां पर लाखों छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े हैं जो उसका चक्कर लगा रहे हैं। क्योंकि वो इतनी बड़ी मात्रा में है, वो दूर से हमको दिखते हैं कि उसके चारों तरफ कोई डिस्क बनी हुई है। ठीक है, ये एक खासियत होगी। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी गैस अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में है? जब हम पृथ्वी की बात कर रहे होते हैं तो हमको पता है पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, इन दो गैसों की बात करते हैं। लेकिन शनि इतना चमकता है, दिखता, उसके पीछे कारण क्या है कि वहां पर एक ज्वलनशील गैस है, मीथेन। मीथेन गैस बहुत ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जल जाती है। ठीक है, तो वहां पर मैक्सिमम हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये दोनों तो जब इनका प्रोसेस होगा तो फिर क्या बनता है? मीथेन। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम हमारे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हमको मीथेन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देखने की बात क्या है कि जब भी ये प्रश्न हो जाया करेंगे तो उनका पूरा बेसिक एक यहाँ पर मैंने दे दिया है। एस्टेरॉइड बेल्ट किसके बीच में है? मंगल, बृहस्पति, मार्स, जुपिटर के बीच में है। ठीक है, बिना चंद्रमा या बिना नेचुरल सैटेलाइट वाले दो ग्रह कौन से हैं? बुध और शुक्र, मरकरी और वीनस। सूर्य के पास मरकरी। इसका उल्टा भी अपने आप सोच लिया करिए आप। सूर्य से सबसे दूर कौन है? तो वरुण है ना, नेपच्यून। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, अर्थ का झुकाव अपने एक्सिस पर कितना है? 23.5 डिग्री। कक्षीय तल से झुकाव है 66.5 डिग्री। ठीक है, तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा तारे का रंग उतना बदलता रहेगा। ठीक है, ब्लैक होल के बारे में किसने बताया था? एस चंद्रशेखर ने बताया था। ठीक है, या तारे जो होते हैं उनकी लिमिट और द्रव्यमान, ये भी चंद्रशेखर ने बताया था। मंगल ग्रह पर हम क्या पाई गई है? सतह के नीचे झीलें पाई गई है। ठीक है, और सूर्य पर जो कौन सी गैस है? मीथेन गैस है। हालांकि ध्यान, शनि पर सॉरी, और ध्यान क्या रखना है, शनि पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम है, वही हीलियम जो सूर्य के पास भी है। इसीलिए ये ग्रह क्या है, ये ज्यादा चमकीले भी होते हैं और गर्म भी होते हैं, क्योंकि वहां पर गैसेज ही ऐसी है, इसलिए वहां पर हमारा सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग तथ्य हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। ये दो इमेज हमने पहले ही स्लाइड में देखा था। तो जो हम ये प्रश्न कर रही हैं, एक एक करके आपको हमारे चैनल पर ये सब प्रश्न मिलते भी जाएंगे। ठीक है, तो बेहतरीन तरीका क्या है कि भाई हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह आप फॉलो कर लेंगे तो और भी तमाम तरह के जो करंट अफेयर से संबंधित चीज़ें हैं वो वहाँ पर पोस्ट होती रहती हैं।
आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और आप ठीक मेरे पीछे जो ये QR कोड देख रहे हैं, अगर आप उसको स्कैन कर लेंगे अभी देखते हुए, या इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में स्कैन कर लेंगे, या इंस्टाग्राम पर आप ऐसे ही सर्च कर लेंगे भारतम BCS, तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ जाएंगे। तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर आपको ये जो स्लाइड्स हैं और तमाम तरह के प्रश्न हैं, अलग अलग विषयों के करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, उससे जुड़ी हुई तमाम तरह की चीज़ें हैं, परीक्षा से जुड़ी हुई जानकारी हैं, वो वहाँ पर आपको उपलब्ध होती रहेंगी। बाकी अपना फीडबैक भी देते रहिएगा। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर आपको प्रश्न चाहिए आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं यहाँ पर, या जो हमारे नंबर्स आपको यहाँ स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है या चैनल पर भी जो आपको विजिबल हो रहा होगा, तो कहीं पर भी आप बाकायदा हमसे संपर्क कर सकते हैं। होप ये सवाल आपको हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।